हेलो बच्चों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 10वीं कक्षा के एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय क्या होगा? विषय होगा ब्रिटेन का एकीकरण। जब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रों का निर्माण किस तरह हो रहा था, नेशनलिज्म का फैलाव, तो आपने पहले देखा, फ्रांस को देखा, उसके बाद जर्मनी में देखा, इटली में देखा, अन्य देशों में देखा। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन का भी एकीकरण हुआ, लेकिन ब्रिटेन का एकीकरण एक बिल्कुल ही स्ट्रेंज तरीका था। इसका स्ट्रेंज मेथड, स्ट्रेंज मेथड से मेरा अभिप्राय है कि जिस तरह से आपने देखा कि फ्रांस में क्रांति हुई, मारकाट हुआ, हो हंगामा हुआ, ठीक उसी तरह का जर्मनी में कई 7 इयर्स वार लड़े गए, इटली में भी कई क्रांतिकारी। ब्रिटेन में न तो कोई क्रांति हुई, न कोई युद्ध हुआ, न कुछ हुआ। यह एक वैधानिक प्रक्रिया का एकीकरण था। तो सबसे पहले तो ब्रिटेन को हम लोग समझें कि ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन भले ही यूरोपीय महादेश का एक महत्वपूर्ण देश है, यह कई आइलैंड से, कई टापुओं से, कई द्वीपों से मिलकर बना है। तो इसमें जो मुख्य द्वीप समूह है, तो उसमें क्या है? सबसे पहला तो है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड, तीसरा है आयरलैंड, और चौथा है वेल्स। तो इस एकीकरण के पूर्व इनकी दशा क्या थी, उस पर हम गौर करें कि ये चारों अलग अलग बटे थे। चारों द्वीपों में शासन की पद्धति अलग अलग थे, वहां धार्मिक मतभेद थे, वहां भाषाओं का अंतर था। जैसे इंग्लैंड को देखिए तो इंग्लैंड में क्या था कि अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी भाषा थी। स्कॉटलैंड में क्या था? स्कॉटिश। आयरलैंड में क्या था? आयरिश। वेल्स में क्या था? वेल्स की अपनी भाषा थी, तो भाषा के नाम पर बटे थे। और यहाँ मुख्य रूप से पूरे इंग्लैंड में क्या था कि 2 तरह के धर्म थे। हालांकि दोनों ईसाई के ही ब्रांचेस कह सकते हैं कि 2 शाखाएं थी, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये 2 अलग अलग शाखाएं थी। तो इनमें एकता का पहले से कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था। इसके बावजूद यहाँ पर जब एकीकरण हुआ, तो उस एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, जो मेथड था, वह तो अलग ही था। अब ये अलग क्या था? जैसे सबसे पहले तो हम लोग इंग्लैंड को ले, तो इंग्लैंड बहुत पहले से 1688 ईस्वी में यहाँ क्या हुआ था कि एक गौरवमय क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन या ग्लोरियस रेवोल्यूशन, तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन, इसी को हम लोग ग्लोरियस भी बोलते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, या हम गौरवमय क्रांति भी कहते हैं, गौरवमय क्रांति। तो इस गौरवमय क्रांति में क्या हुआ कि लोग सेना लेकर तो आए, मतलब जो विरोधी खेमे के लोग थे, लेकिन राजा स्वतः राजगद्दी छोड़ दिए, किसी तरह का खून खराबा नहीं हुआ। और इसके बाद से क्या हो गया कि यहाँ पार्लियामेंट का शासन हो गया। पार्लियामेंट क्या हो गया कि डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट, प्रभावशाली। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र को पूरी तरह उखाड़ दिया। फ्रांस की तरह आप याद करो कि चलो भाई लुई 16 को क्या किए, फांसी दे दिए, गुलेटिन पर चढ़ा दिए। उसके बाद में क्या आया, रोबेस्पियर आया, उसको भी हम फांसी दे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनको अति सम्मानजनक ब्रिटेन के राजा को हम लोग क्या बोलते हैं? द गोल्डन जीरो,
गोल्डन जीरो। भैया आप पूछोगे कि गोल्डन जीरो क्या होता है? गोल्डन भी और जीरो है तो सम्मान के मामले में, हायरार्की के मामले में राजा को सबसे ऊपर रखा गया, अति सम्मानित। राजा की तस्वीर हर घर में लगाना जरूरी था, लेकिन जीरो क्या कर दिया? अधिकार के मामले में। तो यहां क्या हो गया कि इनके अधिकार क्या हो गए? अधिकार कम नहीं, कम इतना कम हुआ, इसको शून्य कहो ना तो इनका शून्य हो गया। तो कहने का मतलब कि पार्लियामेंट क्या हो गया? डोमिनेंट था, वही प्रभावशाली था, वही नीति बनाएगा और उसी के पार्लियामेंट के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, एग्जीक्यूटिव काम करेगा, तो सब कुछ तो पार्लियामेंट के नियंत्रण में था। तो यहाँ की स्थिति अच्छी थी, यहाँ की भाषा पहले देख चुके हैं अंग्रेजी थी। तो इन लोगों ने क्या किया? सोचा कि भाई हमारे अगल बगल में जो ये दूसरे जो हमारे ये बचे हुए हैं, द्वीप समूह बचे हुए हैं, तो यहां भी कुछ करना चाहिए। तो यहां क्या किया? 1707 ईस्वी में क्या कर दिया? यहां पर एक एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन बना दिया। किसके लिए? तो ये बना दिया आपको स्कॉटलैंड के लिए। और स्कॉटलैंड क्या हो गया? स्कॉटलैंड हो गया, बन गया क्या? पार्ट ऑफ ब्रिटेन, पार्ट ऑफ इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन। और अब पहले जो नाम था, आप एक चीज पर और ध्यान दो, ब्रिटेन के बारे में कई तरह का नाम हम लेते हैं। कभी कहते हैं इंग्लैंड, यहां से किसी को जाना होता है, कहां जाना चाहते भाई? इंग्लैंड जा रहे हैं। कुछ लोग कहता है नहीं भाई हम कहां जा रहे हैं? यूके जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। कोई कहता है कि हम ग्रेट ब्रिटेन जा रहे हैं। तो ये तीनों नाम उसी के लिए। तो पहले यूनिफिकेशन के पहले इंग्लैंड इंग्लैंड था, उस समय कोई यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन नहीं था। तो 1707 में कर लिया, अब स्कॉटलैंड बन गया है इंग्लैंड का ही पर। और इंग्लैंड क्या आ गया? वहां के पार्लियामेंट के अधीन आ गया, अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये क्या आ गया? अंडर द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड के लोगों ने इसको बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से, अपनी खुशी से लिया हो, लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने यहां दबाव डाले, जोर जबरदस्ती किए, वहां के भाषाओं को धीरे धीरे कुचलना शुरू किया। वहां की जो भी सांस्कृतिक चीजें थी उस पर इंग्लिश डोमिनेशन को धीरे धीरे थोपना शुरू कर दिया। अब इंग्लिश डोमिनेशन थोपना शुरू किया, नतीजा क्या हो गया? दूसरी बात क्या थी कि ब्रिटेन अंडर पार्लियामेंट जो पहले से था, यह इकोनॉमिकली बहुत ग्रो कर चुका था। तो स्कॉटलैंड के लोगों के मन में भी था कि अगर हम लोग पार्ट ऑफ इंग्लैंड बन जाते हैं, पार्ट ऑफ यूके या ग्रेट ब्रिटेन बन जाते हैं, तो जो सुधार, जो अच्छे काम, जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट हुए हैं इंग्लैंड में, उसके हम भी हिस्सेदार बन जाएंगे। तो इकोनॉमिकली भी ये लोग अट्रैक्टिव थे इसके तरफ। तो नतीजा आ गया कि यहां हुए। अब क्या हुआ कि 1790 के बाद, 1790 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि आपको आयरलैंड में भी यही तमाशा शुरू हो गया। तो आयरलैंड में क्या था? आयरलैंड में क्या था कि यहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये क्या थे? अल्पमत में थे, अल्पमत में। और ये क्या थे कि ये बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक या बहुमत में कहें बहुसंख्यक। लेकिन यहां पर खूबी क्या थी कि यह प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड का भी धर्म था। इंग्लैंड के मैक्सिमम लोग प्रोटेस्टेंट थे। तो उन लोगों ने इनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। कहा कि भाई अगर तुम हमारी बात मानते हो, हमारे धर्म को अपनाते हो, हमारी भाषा को अपनाते हो, तो हम तुम लोगों को
तुम्हारी सुविधाओं को बढ़ाएंगे। जैसा कि एकीकरण के पूर्व ये कैथोलिक लोग या वहां की व्यवस्था इन अल्पमतों की बात नहीं सुनती थी, उनको तवज्जो नहीं देती थी उनकी। तो नतीजा क्या हो गया? अब क्या हो गया कि ये 1802 में फिर एक एक्ट बना दिया, और इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ कि आयरलैंड को भी ले लिया गया। आयरलैंड को क्या कर दिया? यूके में शामिल कर दिया, यूके में ले लिया। लेकिन यहां के लोग विरोध पर बहुत लंबे समय तक टिके रहे, लेकिन बलपूर्वक वहां के स्कूलों में इंग्लिश भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया। वहां की स्थानीय भाषाओं को बोलने पर ये प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, धार्मिक भेदभाव किए, और अंततः जाकर क्या हो गया कि इंग्लैंड आपको क्या हो गया कि यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड आप कह सकते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कह सकते हैं, तो बन गया। और इसका नाम यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। तो इस तरह यह इनका प्रक्रिया पूरा हुआ। लेकिन यूरोप के दूसरे देशों के एकीकरण से और ब्रिटेन के एकीकरण में फर्क आप याद रखें कि और जगह युद्ध हुए थे, क्रांतियां हुई थी, हंगामे हुए थे, लेकिन ब्रिटेन में एक क्या था? वैधानिक तरीका था, चलो भाई हम एक्ट बना देते हैं और धीरे धीरे इसको हम इन्फोर्स करेंगे, वहां तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे और हमारा यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो एक काम तो ये हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब दूसरा देखते हैं कि और क्या हुआ कि अब तो आप देख रहे हैं कि यूरोप के कई सारे देशों में एकीकरण की घटनाएं घट गई थी। तो एक और चीज, एक डेवलपमेंट आया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का मानविकीकरण। ये क्या होता है? मानविकीकरण क्या है? चलिए इसमें हम देखेंगे कई देशों का। हम यहां पर आपके समझने के लिए, उदाहरण के लिए भारत से शुरू करते हैं। तो भारत देश के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, बहुत सारे बातें लिखी जाती है कि भारत हमारी माता है, और यह क्या है कि यहाँ दयालुता है, यहाँ धर्म है, यहाँ न्याय है, आदि आदि। तो कुछ कल्पना करने वाले चित्रकारों ने या कलाकारों ने कल्पना करना शुरू हुआ कि यदि ये भारत के सारे गुण किसी व्यक्ति विशेष में होता तो यह कैसा दिखता। तो उसके अनुसार इन लोगों ने क्या किया कि एक भारत माता के चित्र बना दी, भारत माता की चित्र बना दी। क्या था? ये कोई वास्तविक माता नहीं, ये इतिहास की कोई वास्तविक स्त्री नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों ने कल्पना किया कि भारत के जितने गुण बताए जाते हैं, जितना वहां ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करने की भावना हो, धर्म का भावना, न्याय की भावना, दयालुता, सहयोग, एक दूसरे की मदद कर, ये सारे गुण अगर किसी व्यक्ति में होता तो वह कैसे दिखती? तो भारत माता के दिखती। अब हम कहते हैं कि अब ये तो हो गई भारत की बात। तो आप समझ रहे हैं कि ये मानविकीकरण क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो आपके फ्रांस में क्या हुआ? एक स्त्री का चित्र बनाया गया जिसको हम कहते हैं मरियम। यह एक स्त्री का चित्र है और यह जंजीरों में जकड़ी हुई और जंजीर टूटता हुआ जंजीर दिखाया गया है। तो ये ऊपर से क्या है? जंजीरों में जकड़ी स्त्री जिसके जंजीर टूट चुके हैं, जिसके जंजीर टूट चुके हैं। और उसमें क्या है कि ये लाल कलगी का मतलब लाल टोपी का, तो ये लाल टोपी धारण किए हुए। तो यहां लोग दिखाता है कि यह मुक्ति का प्रतीक है। जब फ्रांस के लोगों ने
अपने बंधन को, अपने सारे तमाम बंधनों को तोड़ दिया। तो उस स्त्री का चित्र लाल कलर की शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से एक चित्र आया, और इस चित्र को ऐसा नहीं कि बना के कहीं म्यूजियम में या कहीं लाइब्रेरी में या कहीं राजघराने में रख दिया या शासन के केंद्र पर रख दिया। ऐसी तस्वीरें, ऐसी मूर्तियां फ्रांस के कई महत्वपूर्ण शहरों में लगा दी गई। लोग जब इसको देखते थे तो उनको महसूस हुआ था कि हम किस तरीके से बंधनों से मुक्त हुए थे, और उनमें राष्ट्रवाद की भावना, क्योंकि कोई भी घटना घटती है तो धीरे 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 क्या होता है, लोग उसको भूलने लगते हैं, तो उसको लोग याद रखें इसलिए हुआ। अब जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जर्मनी में जर्मेनिया के चित्र बने, जर्मेनिया। तो इस जर्मेनिया के चित्र में क्या दिखाया था कि एक स्त्री है और वो बलूत के पत्तों का उसका हैट है, बलूत के पत्तों की टोपी कहो, हैट कहो, जो कहो, टोपी पहने हुए है, और हाथ में क्या है, हाथ में तलवार है। तो ये भी वहां के एक शक्तिशाली महिला जो पूरे दम, तो जर्मनी का देखिए कि उसका एकीकरण भी वही शक्ति के द्वारा, बिस्मार्क ने शक्ति पूर्वक सवार किया, वहां के लोगों को दबाया, तो ये शक्ति के प्रतीक के रूप में। तो इसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इनफैक्ट पर्सोनिफिकेशन कुछ और नहीं है, आर्ट वर्क है, यह मूर्तिकारों, लेकिन मूर्तिकारों से अधिक तारीफ तो उनकी है जिन लोगों ने कल्पना की कि हमारा देश अगर एक व्यक्ति विशेष के रूप में होता तो कैसा दिखता, हाउ इट कुड लुक इफ इट वाज ए पर्सन, ए लिविंग पर्सन। तो ये हो गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आप यूरोप के कई सारी चीजों को तो देख चुके हैं। आपने फ्रांस का देखा, आपने इटली का देखा, आपने जर्मनी का देखा, आपने ब्रिटेन का देखा। अब वो एक हम लोग कहते हैं बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र। ये बाल्कन क्या है, और ये बाल्कन जो है, ये बाल्कन क्षेत्र क्या हुआ कि दुनिया में अंतरराष्ट्रीय तनाव का एक कारण भी बना। तो ये बाल्कन क्षेत्र क्या है, ना तो यह किसी महादेश का नाम है, ना तो यह किसी देश का नाम है, यह कई सारे देश हैं। तो क्या हुआ कि जब ऑटोमन इंपायर, ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो कई सारे यूरोपीय देश स्वतंत्र हो गए। अब वो कौन थे, बल्गेरिया था, रोमानिया, हंगरी, क्रोएशिया, ग्रीस, सर्बिया। तो ये एक देश नहीं था, ये कई देश थे। ये सारे देश क्या हो गए कि धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। तो अब ये स्वतंत्र हो गए, जैसे स्वतंत्र हो गए, इनमें राष्ट्रवाद की भावना, तो भाई मुक्ति तो मिल गई विदेशी शक्तियों से, एक तरह का इंपेरियलिज्म से ये मुक्त हुए थे। तो इनमें नया जोश और जज्बात उठा था। तो इनके लिए दो चीज की प्रायोरिटी थी, एक तो अपने इंडिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस यानी, और दूसरा क्या था, सॉवरेनिटी। इनको क्या चाहिए, अपनी स्वतंत्रता चाहिए और अपने संप्रभुता चाहिए। और इसी कहा कि भाई हमको जो भी विकास करना है, हमको अपने लोगों के लिए जो काम करने हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए करना है, लोगों के विकास के लिए करना है, लोगों के भलाई के लिए करनी है, लोगों के आर्थिक विकास के लिए करना है, लोगों को हम स्वयं करेंगे। इसमें हमें किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखिए
ये जो ऑटोमन साम्राज्य के जो देश, यानी आप ऑटोमन साम्राज्य क्यों बोलते हैं, अब आप कहिए कि बाल्कन क्षेत्र के जो देश स्वतंत्र हुए, तो ये सभी एक समान नहीं थे। ये सभी राष्ट्र, ये सभी देश एक समान नहीं थे, एक समान नहीं थे। किस मामले में एक समान नहीं थे? किसकी सैन्य ताकत कम थी तो किसी की अधिक थी, किसी का भौगोलिक आकार बड़ा था, किसी का छोटा था, कहीं के लोगों के जीवन स्तर थोड़ा बेहतर था, कहीं खराब था। वैसे बहुत अच्छा तो कहीं नहीं था, क्योंकि ये तो इंपीरियलिज्म के अधीन थे, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। तो इनकी आर्थिक व्यवस्था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था सब एक जैसा नहीं था। तो अब इनके कारण क्या हो गया कि पूरे दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल तनाव का माहौल शुरू हुआ। तो ये राष्ट्रीय तनाव, ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव का क्या मतलब है? तो कहा कि जो बड़े देश थे, बाल्कन क्षेत्र से ही आजाद हुए, नए नए आजाद हुए जो देश थे, उसमें जो बड़े और शक्तिशाली थे, वो कहते थे कि जो बाल्कन के जो कमजोर देश हैं, वो अपनी सुरक्षा को अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे, उसको बचा नहीं पाएंगे, उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या करनी चाहिए कि हमारी मदद लेनी चाहिए, हमारा इंटरफेरेंस स्वीकार करना चाहिए, हमारे साथ मिलकर वो रहें, हमारे अधीन होकर रहें एक तरह से। तो ये क्या हो गया कि एक बाल्कन का नौ स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे को अपने अधीन रखना चाहता है, अपने अधीन रखना चाहता है, और जो दूसरे हैं, जो कमजोर हैं, जिनको वो अपने अधीन लेना चाहता है, वो कहते नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हमें किसी की अधीनता नहीं चाहिए, हम संप्रभु हैं, हम अपनी व्यवस्था स्वयं देख लेंगे। तो नतीजा क्या हुआ? यहां पर क्या हो गया? बाल्कन वर्सेज बाल्कन, बाल्कन वर्सेज बाल्कन। तो एक तरह का तो ये था। अब दूसरे क्या थे कि उस समय जो साम्राज्यवादी, जो बड़े बड़े देश, जैसे फ्रांस का उदय हुआ, इटली का उदय हुआ, रूस का उधर में एक बड़ा देश जर्मनी था, तो ये लोग चाहते थे कि बाल्कन के छोटे देशों पर हम अपना अधिकार कर लें। तो ये जो यूरोप के शक्तिशाली देश थे, वे बाल्कन के देशों को अपने अधीन करना चाहते थे, बाल्कन के देशों को अपने अधीन करना चाहते थे। तो अब क्या हुआ कि चूंकि ये लोग तो हैं भैया, ये अपने संप्रभुता को सीने से लगाकर रखे हुए हैं, अपनी आजादी को सीने से लगाकर, कि नहीं 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 नहीं, हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। तो अब यहां क्या हो गया कि साम्राज्यवादी वर्सेज क्या हो गया? वर्सेज बाल्कन के देश। और तीसरा क्या हुआ कि ये जैसे फ्रांस चाहता था कुछ क्षेत्रों को, उसी क्षेत्र को ऑस्ट्रिया चाहता है, उसी क्षेत्र को इटली चाहता है, उसी क्षेत्र को अगर रूस भी चाहता है। तो क्या हुआ कि एक साम्राज्यवादी देश और दूसरे साम्राज्यवादी देश, एक साम्राज्यवादी देश वर्सेज दूसरे साम्राज्यवादी
देश में क्या हुआ कि ये तनाव फैल रहा था। तो एक तरह का अंतरराष्ट्रीय तनाव, ये तनाव कोई सामान्य तनाव नहीं था, ये केवल विचारों तक सीमित नहीं था, ये एक्शन में था। ये लोग इतने धीरे थे कि भाई उसी के कारण कहते हैं कि जो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से बाल्कन को लेकर, द टेंशन ओवर द इश्यूज ऑफ बाल्कन एक महत्वपूर्ण कारण था। और उसी में ऑस्ट्रिया का राजकुमार की हत्या हुई थी। और वो पांच लोग स्लाव थे, तो पांच स्लाव मूवमेंट को लेके उधर ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि ऐसा हो, रूस चाहता था कि नहीं भाई उसको अलग राज्य मिल जाए। एक ऐसा तनाव बना, उधर ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। नतीजा क्या हुआ कि अल्टीमेटली यह युद्ध आरंभ हुआ। तो दोस्तों, इस तरह हमारा यह पहला लेसन यानी यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा होता है। दोस्तों, आपसे मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और यह आपकी बहुत मदद करने वाला है। वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।